जेठानी के चमचे। गर्ग परिवार, जिसमें कांता अपने परिवार के साथ रहती है, जहां उसके छोटे बेटे पंकज के साथ शादी करके नई बहू पारुल आती है और बड़े बेटे नीरज की बहू कोकिला समेत सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कोकिला, अब तो खुश हो तुम? तुम्हारी देवरानी जो आ गई। क्या माँ जी, आप भी खुश तो हमारे देवर होंगे झाड़ू मार के। भाभी आप भी ना। अच्छा ये तो बता, तुम दोनों हनीमून के लिए कहाँ जाने वाले हो? और ये बात पारुल के कान में भी पड़ती है। अरे वाह, घूमने के लिए मैं तो गोवा जाऊंगी। वैसे भी माँ ने कहा था जहाँ भी जाना शादी के बाद अपने पति के साथ जाना। अब जाकर मेरा गोवा जाने का सपना सच होगा। ये सोचकर पारुल अपने रूम से बाहर आती है। पारुल को देखते ही कोकिला कहती है, ये लो देवरानी भी आ गई, इन्हें से पूछ लो कहाँ जाना है झाड़ू मार के। पारुल खुश होकर बोलने ही वाली थी कि तभी पंकज कहता है, अरे भाभी, पारुल से क्या ही पूछना, आप ही बताओ कहाँ जा सकते हैं। हाँ, आप ही बता दो भाभी, कहाँ जाए? तुम दोनों ना माता के धाम पे चले जाओ। हनीमून पे? क्यों, तुम्हें कहीं और जाना था क्या झाड़ू मार के? अरे नहीं भाभी, आपने बिल्कुल सही बताया, माता के धाम पे ही जाते हैं। वैसे भी जीवन के नए पड़ाव पे माता के दर्शन से अच्छा क्या ही होगा। हाथ तो आया लेकिन मुंह न लगाया। इतना अच्छा मौका था गोवा जाने का, लेकिन नहीं, इनको तो भाभी की सुननी थी। पारुल भी मन मारकर हाँ कह देती है। पंकज और पारुल दोनों घूमने के लिए अगले दिन निकल जाते हैं और कुछ दिन बाद जब वापस आते हैं तो घर में पेंट का काम हो रहा था। आ गया बेटा, जाओ कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवा देती हूँ। पारुल अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तब कोकिला कहती है, अरे पारुल रुक जाओ झाड़ू मार के। लेकिन यहाँ कैसे झाड़ू मारूं? अच्छा भाभी रुकिए, मैं ज़रा फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बात करते हैं। मैं वही तो बता रही हूँ, अब से तुम्हारा कमरा ये है। क्या मतलब? और हमारे कमरे को क्या हुआ है? अरे वो मुझे पुराने वाले कमरे में नींद ठीक से नहीं आती थी ना, तो मैंने सोचा तुम दोनों को वहाँ शिफ्ट कर दूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा कमरा ले लिया। वैसे भी वो कमरा कोने का है तो तुम दोनों के लिए ठीक रहेगा। लेकिन वो कमरा तो काफ़ी छोटा है। तो तुम क्या चाहती हो? कुछ नहीं भाभी, वो कमरा मुझे पसंद है, छोटा कमरा ही हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। पारुल मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। मैं क्या क्या सोचकर इस घर में आई थी, लेकिन हो तो कुछ और ही रहा है। जिसको देखो वही जेठानी के गुण गा रहा है। जो भी वो कहती है सब आंखें बंद करके मान लेते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, अब बहुत हो गया। सभी के सर से जेठानी का भूत उतारना ही होगा। इसके बाद पारुल फ्रेश होकर आती है जहाँ सभी बातें कर रहे थे। आज खाने में क्या बनने वाला है? बहुत जोरों की भूख लग रही है। देख लो कुछ अच्छा बना लो। आज मटर पनीर बना लेते हैं। वैसे भी भैया को मटर पनीर पसंद है ना। भाभी आप बताओ क्या बनना चाहिए आज? हाँ तुम बताओ कोकिला। आज मलाई कोफ्ते बनाते हैं झाड़ू मार के। अरे वाह, मेरे मन की बात कर दी तुमने। बहू हो तो ऐसे। भाभी मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। हाँ कोकिला, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। अब जल्दी से खिला दो बस। अच्छा ठीक है। चलो पारुल, मलाई कोफ्ता बनाना है। जी हाँ भाभी, चलो। दोनों किचन में जाते हैं और खाना बनाने लगते हैं। तभी पेंट करने वाला कांता के पास आता है। माँ जी, सब जगह पेंट हो गया है, बस वो अंदर वाला छोटा कमरा बाकी है। आप बता दो कौन सा कलर करना है, तो वो भी मैं आज कर ही देता हूँ। कोकिला, पारुल बहू जरा इधर तो आना। चलो, कम से कम मेरे कमरे में कौन सा कलर करना है ये तो मुझसे पूछकर होगा। वैसे मैं ना पर्पल कलर करूँगी, मुझे कब से पर्पल रूम चाहिए था। क्या कमरा होगा मेरा, वाह वाह वाह, अलग ही चमकेगा। मैं उसको अच्छे से डेकोर भी करूँगी। पारुल क्या हुआ, चलो माँ जी बुला रही हैं। दोनों कांता के पास जाती हैं। जी माँ जी क्या हुआ? वो छोटे कमरे में कौन सा कलर होना है वो तो बता दो, आज ही कलर का काम खत्म हो जाएगा। और पारुल तुम जरा कमरा खाली कर लो अपना। जी माँ जी। मैं क्या माँ जी? हाँ तुम अपना कमरा खाली कर लो, कलर होना है अभी तो बताया। ठीक है माँ जी। भैया आप ये येलो कलर कर दो, वो कमरा चमकता हुआ होना चाहिए। अरे वाह, क्या कलर पसंद किया है मेरी बहू ने, बहुत ही बढ़िया। इसलिए हर काम हम तुमसे पूछ कर करते हैं। माँ जी ऐसा कुछ नहीं है। वैसे पारुल तुम्हें ये येलो कलर पसंद है ना? अगर कलर चेंज करवाना है तो अभी बता दो।
अरे तुम्हारे पसंद सभी के पसंद, इसमें चेंज क्या करवाना? तुम्हें बता दो पारुल बहू अपनी जिठानी को। जी भाभी, कलर बहुत अच्छा है। मुझे भी कब से ये येलो वाला कलर का ही कमरा चाहिए था। मैं जाती हूँ कमरा खाली करने। ये कहकर पारुल कमरा खाली करने चली जाती है। येलो कलर कौन करवाता है कमरे में? लेकिन मना भी कैसे करती? यहाँ तो सब भाभी के चमचे हैं। उनका फैसला मतलब भगवान का फैसला। सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मेरे बोलने का तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो बोलकर फायदा भी क्या? कितने अरमानों से शादी की थी मैंने कि अपने हिसाब से अपना कमरा सजाऊंगी, लेकिन कैसे क्या हो गया। अगले दिन दोपहर के वक्त कांता कहती है, अरे कोकिला बहू, घर में सब्जियां खत्म हो गई है। चलो अच्छा है मुझे नहीं बुलाया। वैसे भी मेरी कमर में काफ़ी दर्द है, बच गई मैं। माँ जी आप चिंता मत करो, मैं और पारुल जाकर ले आएंगे। क्यों पारुल, चलोगी ना बाजार? लो गई भैंस पानी में। पारुल आ रही हो ना? जी जी भाभी, चलो चलते हैं। ये कहकर पारुल कोकिला के साथ बाजार चली जाती है। कोकिला काफ़ी सामान ले लेती है। तभी वो देखती है कि पारुल के कमर में दर्द की वजह से वो सामान नहीं उठा पा रही थी। कोकिला कुछ कहती उससे पहले ही एक आदमी कोकिला से कहता है, हेलो भाभी जी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। भाभी मेरा छोड़ो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा काम बता सकता हूँ जिससे इस पूरे मोहल्ले में, अरे मोहल्ला छोड़ो, इस शहर में, और मैं तो क्या कहता हूँ शहर भी छोड़ो, आप पूरे देश में फेमस हो जाओगी। यकीन नहीं होता ना? बस एक बार आप हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लो, फिर देखो कैसे अगले ही महीने में आपके पास दुनिया की महंगी कार होगी। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ सच में। आपको बस 20,000 रुपये देकर हमारी कंपनी की किट लेनी है, जिसमें आपको ट्रेनिंग की एक वीडियो मिलेगी और आपको क्या क्या करना है ये सब भी बताया जाएगा। ये लो, भाभी जी तो फंस गई इस फ्रॉड की स्कीम में। अब क्या होगा? वैसे अच्छा ही है, इसी मौके का तो मुझे इंतज़ार था। अब मैं सभी घर वालों के सामने इस आदमी का भंडा फोड़ दूंगी और सबको सिखा दूंगी कि हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। भाभी जी की चमचागिरी करना बंद कर दो। अच्छा बस इतना सा काम? ठीक है, आप मेरे घर चलो, मैं आपको बाकी परिवार वालों से भी मिलवाती हूँ और वहीं पैसे भी दे दूंगी। अरे वाह, क्या बकरा मिला है, खुद ही हलाल होने के लिए घर लेकर जा रही है। आदमी कोकिला के साथ घर आ जाता है और घर आकर कोकिला पंकज और नीरज को बुलाकर सब बताने लगती है। देखो तो आप दोनों, कितना आसान है अमीर बनना। जी, तो आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर रही हैं ना? भाभी आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है। आपके फैसले से कोई कैसे मना कर सकता है? देखिए आप लोग ना बिना कुछ जाने और सोचे ही कैसे हर बात पे भाभी के हाँ में हाँ मिला देते हो। ये आदमी एक नंबर का फर्जी है। ये अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर लोगों से पैसे लूटता है। अच्छा, आप लोग का घर का मामला है, सुलझाइए, मैं चलता हूँ। अरे रुको भैया, कहाँ जा रहे हो? पहले हमारे पैसे तो देकर जाओ। तभी कांता आती है। पारुल तुम्हें क्या लगता है कोकिला इतनी बेवकूफ़ है जो इस आदमी की बातों में आकर पैसे दे देगी? इस आदमी को यहाँ इसीलिए तो लेकर आई है क्योंकि इस आदमी ने करीब 1 साल पहले मुझे बेवकूफ़ बनाकर मुझसे पैसे लूट लिए थे। उस वक्त कोकिला ने मुझे काफ़ी मना किया था, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और पैसे दे दिए, और ये आदमी मेरे पैसे लेकर भाग गया। अरे माँ जी, मुझे छोड़ दो और ये लो आपके पैसे ब्याज के साथ। पैसे देकर वो आदमी भाग जाता है। भाभी मुझे माफ़ कर दो। पारुल, मैंने देखा कि तुम्हारी कमर में दर्द था, फिर तुम बाजार क्यों आई? जब तुम्हें कोई चीज़ ना करनी हो तो साफ मना कर दिया करो, क्योंकि अगर तुम अपनी बात नहीं रखोगी तो किसी को कैसे पता लगेगा कि तुम क्या चाहती हो। तो अच्छा हो या बुरा, हर बात पे अपनी राय ज़रूर रखा करो। हाँ भाभी, सच में आप तारीफ के काबिल हो। मेरे बिना बोले ही आप मेरी बात समझ गई। बहू हो तो मेरे परिवार जैसी। और सभी घर वाले हंसने लगते हैं। प्रीत की हाल में ही सागर से शादी हुई होती है। ससुराल में सास उषा, ससुर सुंदरलाल, जिठानी रोमा और जेठ गिरीश होते हैं। प्रीति बहुत खूबसूरत होती है और सभी उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ भी करते, जिससे जिठानी रोमा को काफ़ी जलन होती। सागर और गिरीश के पापा, सच में मैं तो बहुत खुश हूँ। प्रीति इतनी खूबसूरत है, इतनी गुणवान है कि बस पूछो मत। हम और सागर बहुत भाग्यशाली है जो प्रीति जैसी सुंदर लड़की हम सबके जीवन में आई। बात तो आपने बिल्कुल सही कही उषा जी। ये सब सुनकर रोमा बहुत गुस्सा होती है और रसोई में चाय बनाते हुए कहती है,
बड़े तारीफों के पुल बांधते जा रहे हैं। मन तो कर रहा है कि इन दोनों बूढ़े बुढ़िया की चाय में जहर मिला दूं और इनका अभी के अभी काम तमाम कर दूं। अरे रोमा बहू, अभी तक चाय नहीं बनी या पूरा दिन लग जाएगा चाय बनाने में है? रोमा हॉल में आकर उषा और सुंदरलाल को चाय परोसती है। तभी वहां पर सुंदर तरह से सज संवर कर प्रीति बहू आ जाती है अपने पति सागर के साथ, और दोनों नया शादीशुदा जोड़ा एक साथ मिलकर सुंदरलाल और उषा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। सदा सुहागन रहो, दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। खुश रहो बच्चों। चलो रोमा बहू, शाम के खाने की तैयारियां शुरू कर दो। और हाँ, जितने पकवान मैंने बताए थे ना, सारे बनाने हैं। जी ठीक है माँ जी। प्रीति चलो हम दोनों साथ में मिलकर बनाते हैं। जी हाँ जिठानी जी। अरे रुको रुको, प्रीति बहू तुम कहाँ चली? आज शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, और ऐसे में अगर तुम रसोई में दिन भर खाना पकाओगी तो थक जाओगी, और तुम्हारा फूल सा चेहरा थकावट के कारण मुरझा जाएगा। इसलिए सारा काम रोमा बहू ही करेगी। लेकिन माँ जी इतना सारा काम जिठानी जी कैसे? अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, प्रीति बहू तू ना बस अपनी सुंदरता पर ध्यान दे। एक तू ही तो है, और अब तुझे देखकर शाम को सारी मोहल्ले की औरतें जल जल कर राख हो जानी चाहिए। बड़ा मजा आएगा। आखिर मेरी प्रीति बहू किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना है। रोमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अकेली ही रसोई में जाकर काम करने लग जाती है। तभी इस प्रीति की तो ऐसी की तैसी। घर आए कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन मेरा जीना तो इसने अभी से ही दुश्वार कर दिया है। थोड़ी देर बाद प्रीति के कमरे से गुजरते समय रोमा देखती है कि प्रीति मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बना रही है। और ये 1 चम्मच गुलाब जल। ये मुल्तानी मिट्टी अब मेरे चेहरे पर लगेगी। मेरी खूबसूरती पर और भी 4 चांद लग जाएंगे, और तभी चांद की चमक भी मेरे चेहरे की चमक के आगे फीकी पड़ जाएगी। अच्छा जी, तो ये बात है। अब देखना क्या होता है इस रोमा को परेशान करने का इंतजाम। जस्ट वेट एंड वॉच माई डियर देवरानी मैडम। रोमा जानबूझकर रसोई में जाकर प्रीति को आवाज लगाती है, प्रीति। जिससे प्रीति अपनी मुल्तानी मिट्टी के बॉल को छोड़कर तुरंत रसोई में चली आती है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए रोमा प्रीति के कमरे में चली जाती है और मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक में एक दवाई मिला देती है। अब इस मुल्तानी मिट्टी को जब प्रीति अपने मुखड़े पर लगाएगी तब वो मुंह दिखाई में किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। रोमा वो मुल्तानी मिट्टी का बॉल वहीं पर रख देती है और प्रीति के कमरे से रफू चक्कर हो जाती है। रसोई में कोई ना होने के कारण प्रीति फिर से अपने कमरे में आ जाती है और उस मुल्तानी मिट्टी को अपने चेहरे पर लगाती है। फिर जब वो सूख जाती है तब प्रीति अपना चेहरा धोती है और आईने में देखती है तो जोर से चिल्ला पड़ती है, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? नहीं। प्रीति देखती है कि उसके चेहरे पर काले दाग आ गए हैं। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं क्या करूं? शाम को मेरी मुंह दिखाई है और ऐसे में ये क्या हो गया? लगता है ये सब मुल्तानी मिट्टी की वजह से हुआ है। अब मैं मुंह दिखाई में अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी? सारे घर वालों का तो दिल ही टूट जाएगा। माँ जी को तो पहले से ही हार्ट का प्रॉब्लम है। वो तो जब देखो तब सिर्फ मेरी सुंदरता की तारीफ करती रहती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? तभी कमरे में सागर आता है और प्रीति को आवाज लगाता है। वहीं प्रीति बाथरूम में पूरी तरह डर जाती है। प्रीति जल्दी आओ बाहर। मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया हूँ। आज शाम को मुंह दिखाई की रस्म में तुम इसे अपने बालों में लगाना। तुम्हारी खूबसूरती और भी निखर कर आएगी। प्रीति सुन रही हो ना तुम? अब हाँ सागर जी, मैं अभी आई। आप जाइए ना, तब तक मेरे लिए गजरा लाइए। अरे कैसी बात कर रही हो प्रीति? गजरा तो मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी लेकर आया हूँ। ओह नो,
ओके ठीक है, मुझे ना वो बूढ़ी के बाल ला कर दो ना, मुझे उन्हें खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ सागर। व्हाट? प्रीति, ये तुम क्या बोल रही हो? किस बूढ़ी के बाल मैं तोड़कर तुम्हारे लिए लाऊं? ये क्राइम मैं कैसे कर सकता हूँ जानू? और तुम बूढ़ी आंटीज के बाल खाती हो? ओ माय गॉड! वो नहीं मेरे भोले पति देव, अरे कॉटन कैंडी, उसे हिंदी में बूढ़ी के बाल कहते हैं ना। ओह, अच्छा, मैं तो घबरा ही गया था। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ उन्हें बाजार से। सागर चला जाता है और तभी प्रीति बाथरूम से बाहर आकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है और सोचती रह जाती है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शक्ल देखकर घर में कोई भी गश खाकर गिर पड़ेगा। नहीं, मैं किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं ऑनलाइन कुछ देखती हूँ, शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए। फिर बाद में इस मुल्तानी मिट्टी की कंपनी वालों की बैंड बजा दूंगी। प्रीति अपने फ़ोन पर ऑनलाइन वीडियोस देखती है और अपने चेहरे को ठीक करने के सॉल्यूशंस को ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद जब सागर बूढ़ी के बाल लेकर आता है, तब वो देखता है कि प्रीति ने अपना चेहरा घूंघट के पीछे छुपाया हुआ है। प्रीति, ये तुमने अपना चेहरा अभी से ही घूंघट के पीछे क्यों छुपा रखा है? वो ना, दरअसल माँ जी ने कहा है कि मुँह दिखाई की रस्म के 5 से 6 घंटे पहले ही नई नवेली बहू अपना चेहरा घूंघट में ही छुपा कर रखती है। अगर किसी ने गलती से भी मेरा चेहरा देख लिया ना, तो अपशगुन हो जाएगा। हाँ। सच में? लेकिन रोमा भाभी की मुंह दिखाए के वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब सागर, समझा करो ना, वक्त के साथ साथ रस्मों रिवाज भी चेंज होते रहते हैं। हर बात पर डिबेट करते रहते हो तुम बस। अच्छा बाबा, ओके। ये लो तुम्हारे बूढ़ी के बाल, और इन्हें तुम अब आराम से खाओ। और हाँ, शाम को वो गजरा लगाना भूलना मत। प्रीति दिन भर अपना चेहरा घूंघट के पीछे छुपाए रखती है और मुंह दिखाए के वक्त गायब हो जाती है और स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है। तभी रोमा उसे देख लेती है। रोमा उषा को जाकर ये बात बताती है और प्रीति के ना चाहते हुए भी उसे उषा और रोमा मुंह दिखाए के लिए ले जाते हैं। भगवान जी, अब तो सिर्फ आप ही बचा सकते हो। क्या करूं? माँ जी को सब कुछ सच सच बता दूं, दिखा दूं अपना चेहरा? नहीं। प्रीति घूंघट के अंदर यही सोचती है कि क्या करूं और क्या नहीं, और उतने में सारी औरतें आ भी जाती हैं। और जब उषा प्रीति का घूंघट उठाती है, तभी प्रीति का चेहरा एकदम साफ होता है और चमक रहा होता है। ये देखकर रोमा चौंक जाती है। एकदम कोहिनूर लेकर आई हो तुम उषा बहन, नजर ना लगे प्रीति बहू को। थु 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 थु। सच में मलाई जैसी गोरी सुंदर बहू है। तेरी तो लॉटरी लग गई उषा। ये क्या, ये जादू कैसे हो गया? लगता है उस फेस पैक के साइड इफेक्ट्स कुछ ही देर के लिए थे। थैंक यू भगवान जी। ये क्या? रोमा कमरे में जाकर जब उस दवाई को चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि उस दवाई का असर सिर्फ 5 से 6 घंटों तक ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोमा अपना सर पटकते रह जाती है और वहाँ प्रीति को सभी औरतें सुंदर सुंदर तोहफे देती है और उसकी मुंह दिखाए की रस्म पूरी हो जाती है।